सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए तैयार दिखाई देते हैं। सदर ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया है और इंदिया दिया है कि ईरान के साथ जारी कशीदगी और जंग अपने इख्तिताम के करीब है। उनके मुताबिक न सिर्फ जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिशें की जा रही हैं, बल्कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने का भी कवी इम्कान है। सदर ट्रंप ने ख़ास तौर पर इशारा दिया है कि यह बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है। इस तनाजुर में पाकिस्तान का किरदार मजीद अहम हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब भी इसी सिफारती सरगर्मी का हिस्सा समझा जा रहा है, जहाँ खलीजी क़यादत के साथ मुशावरत जारी है। इस दौरे का मकसद खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना है। नाज़रीन, अब अगर हम मुज़ाकरात की बात करें तो फ़रीक़ैन के दरमियान इब्तदाई राउंड में कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी कई अहम नुकात पर इख्तिलाफ बरकरार है। सदर ट्रंप की जानिब से कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट का तस्वुर पेश किया जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका चाहता है कि ईरान ना सिर्फ अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करे, बल्कि खित्ते में अपनी पॉलिसीज़ को भी तब्दील करे। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन सरेंडर कबूल नहीं करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर अहम मसाइल की बात करें तो बज़ाहिर सबसे बड़ा नुक्ता ईरान का यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम है, जबकि मुस्तकबिल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से महफूज और बिला रुकावट शिपिंग की ज़मानत को भी अहम समझा जा रहा है। खलीजी ममालिक इस सूरत हाल को इंतहाई तशवीश से देख रहे हैं, क्योंकि कुवैत, कतर और सऊदी अरब जैसे ममालिक की मईशत का इन्हिसार इसी समंदरी रास्ते पर है। यही वजह है कि गल्फ ममालिक पाकिस्तान के साथ करीबी राब्ते में हैं और चाहते हैं कि इस्लामाबाद सिफारती सतह पर इस बहरान के हल में मौसर किरदार अदा करे। दूसरी तरफ माशी असरात के हवाले से IMF ने खबरदार किया है कि अगरचे जंग के खात्मे की उम्मीद पैदा हो रही है, लेकिन इसके असरात आलमी मईशत पर भी पड़ चुके हैं। अगर सूरत हाल मजीद बेहतर ना हुई तो आलमी शरह नमू में कमी और महंगाई में इजाफा मुतवक्के है, जिसका सबसे ज़्यादा असर तरक्की पजीर ममालिक पर पड़ेगा, जबकि पाकिस्तान में पहले ही लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया है। ताहम मजमूई तौर पर सदर ट्रंप के हालिया बयान ने एक नई उम्मीद पैदा की है कि शायद ये तनाज़ा अपने अंजाम के करीब है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये भी बताते हैं कि अभी भी कई अहम मसाइल हल तलब हैं और आने वाले दिन इस हवाले से नहायत अहम होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली कामरान चिश्ती साहब, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, एक्सपर्ट ऑन इकॉनमी, डॉक्टर कमर चीमा साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू कमर चीमा साहब कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया और कहा है कि जंग अपने इख्तिताम के करीब है। सदर ट्रंप के इस बयान को आप कितना संजीदा ले रहे हैं और क्या जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या कह रही है, किस तरफ इंडिकेट कर रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं थी कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी कर दें। उसकी वजह ये है कि जब अमेरिका ने रशिया को ये अलाउ किया और ईरान को भी ये अलाउ किया कि वो तेल बेच लें, तो ये कैसे हो सकता था कि वो इसकी नाकाबंदी करते? और अगर वो इसकी नाकाबंदी जो है या इसका जो ब्लॉकेड है इसको कंटिन्यू रखते तो ग्लोबल सप्लाई चेन तो और मुतासर होनी थी और इन्फ्लेशन भी बढ़नी थी, तेल भी महंगा होना था। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। उन्होंने ये तो सोचा कि ठीक है, टॉक्स हमारी मुतासर हुई हैं, हम वो नई कंक्लूजन निकाल सके तो शायद हमें ये कर देंगे तो पता नहीं ईरान जो है उसको नुकसान होगा। ईरान को नुकसान नहीं होगा। आपने देखा होगा जब गलीबाफ साहब यहाँ से गए थे तो उन्होंने जाते ही एक ट्वीट की थी और कहा था कि इस वक्त अमेरिका के जो डिफरेंट गैस स्टेशन हैं उन पे जो कीमत है वो ये है, तो आइंदा कुछ दिनों में ये आप देखें ये $4-5 पर जो गैलन है और बढ़ जाएगी। तो सवाल सीधा सा है, ये प्रैक्टिकल नहीं था। लोगों ने कहना था कि पहले ही महंगाई है, अब आप भी सारी सप्लाई चेन को रोक रहे हैं। प्लस अगर आप चाइनीज़ जो है उनको रोकते हैं
तो उसकी तो इम्प्लीकेशंस होंगी। चाइना कोई आम मुल्क तो नहीं है। आज जैसे कि ट्रम्प साहब ने कहा भी है कि वो चाइनीज़ बड़े खुश होंगे, तो वो चाइनीज़ खुश कैसे होंगे? चाइनीज़ तो जारी बात है इसमें इंटरवीन करते कि आप हमारी सप्लाई चेन या हमारे ऑयल या हमारे कार्गो को क्यों रोक सकते हैं, आप किसी के पास क्या इख्तियार है? तो मेरा ख्याल है, और ये जो उनका सोच थी, ये लार्जली कोई इतनी प्रोडक्टिव नहीं थी और बैकफायर की है। लेकिन एक लिवरेज के तौर पे या इसको इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो उन्होंने किया, लेकिन कोई काम नहीं आया, सो इसलिए वो पीछे हट गए इससे। ठीक है, वो काम नहीं किया उसने जो वो काम करवाना चाहते थे, तो इसलिए आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे हट गए हैं। फ़ारूक सलीम साहब, ये अभी इन्फ्लेशन का भी जिक्र चीमा साहब कर रहे हैं, दुनिया इन्फ्लेशन का जिक्र कर रही है, ये वॉर का इम्पैक्ट है। IMF ने भी वॉर के इम्पैक्ट के हवाले से वार्निंग इशू की है। इस वार्निंग में पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए क्या मैसेज है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कहना ये चाहूँगा कि सदर ट्रंप तो घंटे में 2 बयानात देते हैं और वो दोनों आपस में भी नहीं मिलते। एक घंटे में ट्रंप से बालातर होकर हमें जो ज़मीनी हकीकत है उसके ऊपर मैं समझ कि ज़्यादा फोकस करना हो। और ज़मीनी हकीकत ये है कि ईरान मज़ीद बमबारी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अमेरिका जो है वो मज़ीद कई दिन $100 के तेल के और गैर यकीनी की फजा में वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोनों ममालिक सियासी जीत चाहते हैं, उन्होंने अपनी अवाम को दिखाना है कि हम जीत गए हैं। जीता दोनों में से शायद कोई भी नहीं है, और दैट्स वेयर पाकिस्तान कम्स इन। पाकिस्तान पॉलिटिकल कवर प्रोवाइड करता है कि अमेरिका भी जीत गया और ईरान भी जीत गया, अपने अवाम को जाके बता दें जंग किसी सूरत जो है वो बंद कर दी जाए। अब आ जाए रेट ऑफ इन्फ्लेशन का, आपने जिक्र किया। देखिए, न सिर्फ तेल आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के थ्रू, 3-4 और बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं जो मैं समझता हूँ कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन देम। एक तो फर्टिलाइज़र तकरीबन 16 मिलियन टन सालाना वहाँ से गुजर के आता है और फिर वो खुराक में जाता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रहती है, अगर कम फर्टिलाइज़र आता है तो सोचिए खुराक की कीमत बढ़ती है, खुराक की कीमत बढ़ती है, वापसी इन्फ्लेशन के पास जाते हैं। तेल की कीमत बढ़ती है, वापसी इन्फ्लेशन के पास जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद, कुछ $1 बिलियन का हीलियम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजर के पहुंचता है। और हीलियम, अब सोचिए कि वो हमारी MRI की मशीनें जो अस्पताल में लगी रहती हैं वो हीलियम के बगैर चलती नहीं। फिर सल्फर है, अमोनिया है, ये सब चीज़ें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरती थी। और ज़िंदगी इंसानी तारीख़ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ कभी भी मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हुई। ये इस दफ़ा एहसास ये हुआ कि पूरी दुनिया और हर चीज़ तकरीबन जो है वो हॉर्मज़ के ऊपर डिपेंड करती है। हॉर्मज़ से कोई बुरी तो डॉक्टर साहब, क्या ये कहना ठीक है कि वो इकोनॉमिक मिसाइल ही साबित हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़? इकोनॉमिक न्यूक्लियर मिसाइल कह लें। देखिए, ना सिर्फ बाकी दुनिया के लिए बल्कि ईरान के अपने लिए भी। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होती है तो ईरान की अपनी आमदनी भी बंद हो जाती है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से कोई बुरी खबर आती है, स्टॉक मार्केट जो ग्लोबल इक्विटी तकरीबन $100 ट्रिलियन की है वो गिरना शुरू हो जाती है, बॉन्ड मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, सोने की कीमत बहुत हद तक उसका इन्हिसार है कि हॉर्मज़ से क्या खबर आती है। पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, अगर कहीं $100 पे तेल के बैरल की कीमत पहुंचती है तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के ख़जाने में आप समझिए डॉलर की कमी शुरू हो जाती है। अगर कहीं 125-130 पे चले जाएं तो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक, श्रीलंका कर लें, नेपाल कर लें, उनका इशू सॉल्वेंसी का शुरू हो जाता है, यानी कि डॉलर्स बचते नहीं हैं, तेल तो इम्पोर्ट करना ही करना है। तो तरक्की पजीर ममालिक जो हैं उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है बामुकाबला तरक्की याफ्ता ममालिक। ओके। सो चीमा साहब, ईरान ने जो लबनान के मामले को सीज़ फायर मुआहदे से लिंक कर रखा है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल और लबनान के दरमियान हम देख रहे हैं सिफारती राब्ते में उसे ईरान फ्रंट से डीलिंक किया गया है। ये मामला कितनी बड़ी हर्डल बन सकता है इस प्रोसेस में? देखिए, ईरान ने इसलिए लिंक किया था कि वहाँ पे जो रेजिस्टेंस नेटवर्क है लेबनान के अंदर, उन्होंने तब इजराइल पे हमला किया जब आयतुल्लाह खामनाई की असैसिनेशन हुई। तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बट हम इसमें घुसें इस चीज़ के अंदर। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि
इजराइल ये समझता है कि जो लार्जर डिटेरेंस नेटवर्क था ईरान का, वो हर जगह से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। सीरिया से, इराक से, उधर से गज़ा से, ये थोड़ा सा एक रह गया है। इसको भी वो करना चाहते हैं। यहाँ पे उन्होंने पहले भी बड़ा एलिमिनेट किया, तो वो शायद एक ये नई सोच आई है कि उन्हें डायरेक्ट डील की जाए। उसकी एक वजह ये है, इजराइल को यहाँ पे खामोश इसलिए भी होना पड़ रहा है कि यहाँ पे फ्रांस एंड यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और उनके फ्रांस के उनके बड़े कनेक्शंस भी हैं, और वो समझते हैं कि ये बहुत सारी जो माइग्रेशन मिडल ईस्ट में होती है वो यहीं से होती है, और इसके साथ और फिर एक फ्रेंच कनेक्शन भी है। तो मुझे लगता है कि वो कोशिश तो करेंगे ज़रूर कि इजराइल जो है वो डायरेक्ट इंगेज करे, और लेकिन आपको पता है कि कल अभी नेतन्याहू वहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसने वो वेस्ट पहनी हुई थी और वो लेबनीज लैंड पे खड़ा हुआ था। तो ये जो चीज़ है ईरान का, ये जो ग्रेटर ऑफ इजराइल की बात करते हैं, तो वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट नज़र आ रहा है, तो लोग उसमें गुस्सा करते हैं। ठीक है, वो इसको लेबनान को ईरान के इन्फ्लुएंस से निकालना चाहते हैं और वो डायरेक्ट डील करना चाहते हैं। ये इजरायली कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इजराइल के ऊपर क्योंकि एतबार नहीं किया जा सकता, और मेरा नहीं ख्याल, और क्योंकि जिस तरह अब इजराइल का इमेज बना है, देखिए जब अमेरिकी सदर उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब्राहमिक एकॉर्ड करवाया था, तो उस वक्त अमेरिका चाहता था कि इजराइल को मिडल ईस्ट का हिस्सा बनाया जाए। आज इजराइल ने अपने आप को अपने कंडक्ट से पिछले जो 4 सालों में उसने अपने आप को मिडल ईस्ट से निकाल दिया है। लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स हैं, जो मौजूदा लोग हैं, जो जनरेशन है, ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती हैं इजराइल की इस बर्बरियत को। तो मुझे लगता है कि इजराइल कोशिश तो करेगा लेबनान से डायरेक्ट डील करें कि जी हिजबुल्लाह को सफाई करें, उनको निकाल लें, हम आपकी मदद करते हैं, ये सारा कुछ, लेकिन ये कोई कारआमद नहीं होगा, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल कनेक्शन तो ईरान का मौजूद है। बहरहाल ईरानी इस वक्त चाहते हैं कि सीज फायर लेबनान में हो, बाकी बाद में कैसी चीज़ें अनफोल्ड होंगी वो फिर जारी बात है, सिचुएशन और है। तो मेरा ख्याल है वो सीज फायर तो होल्ड करेगा, और क्योंकि मार्को रूबियो साहब ने वाशिंगटन में खुद ये डायलॉग कराया, तो मुझे लगता है ये सीरियस है और ये इम्प्लीमेंट होगा। राइट, बिल्कुल ठीक है। अली चिश्ती साहब, ये जेडी वैंस का कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक सॉलिड किस्म का एग्रीमेंट चाहते हैं, इससे क्या मुराद है, और जो गल्फ कंट्रीज हैं इस स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट में क्या शामिल करवाना चाहते हैं? जी थैंक यू। जी, सबसे पहले तो अभी मैं आपको लेटेस्ट बताऊं कि ऑफ कोर्स द यूएई हैज स्पोकन टू द इरानियंस। तो एक आपको पता है कि अरब जो गल्फ लेड, ऑफ कोर्स स्पेशली जो यूएई एक अलग लीड कर रहा है ग्रुप विद बहरीन, व्हिच इज नाउ डायरेक्टली एंगेजिंग विद द इरानियंस। देखिए, सॉलिड एग्रीमेंट इज क्या है कि जो ईरान अपना यूरेनियम गिव अप करे टू अ थर्ड कंट्री। अब ऑफ कोर्स इनरिचमेंट पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता उसकी, लेकिन ऑफ कोर्स नाउ द अमेरिकन्स वांट द इरानियंस कि आप वो जो जाके एक थर्ड कंट्री को वो हैंड ओवर करें। अब वो ईरानियों के लिए कितना एक्सेप्टेबल है, दैट नीड्स टू बी सीन। रशियंस ने लेकिन जो खबरें आई थी कुछ पिछले चंद दिनों में, वो ये थी कि ईरान ये तो तैयार था कि वो अपना ये यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोसेस है वो होल्ड करने को तैयार है, उसको भी करेगा, उसको वो इंस्पेक्शन भी कराने को तैयार है थर्ड पार्टी से, लेकिन किसी कंट्री के हवाले करने को तैयार नहीं है। जी, बॉटलनेक यहीं पे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे है कि उसका क्या होगा। देखें, अरब्स अपनी जगह पे जो गल्फ कंट्रीज हैं वो बिल्कुल सही है कि ऑफ कोर्स आपने देखा 82% ऑफ द अटैक्स बाय ईरान वाज ऑन गल्फ, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जो राइट ऑफ वे है ऑफ कोर्स वो इंटरनेशनल है। ईरान अपनी जगह सही है, जो सही नहीं है वो द अमेरिकन और इजराइलीज है। ऑफ कोर्स उनकी आपने देखा कि विशियस अटैक ऑन वो जो कि इलीगल है ऑन ईरान, जिसकी वजह से हुआ, और उसमें जो ओरिजिनल सिनर है जैसे कि चीमा साहब ने बताया है, तो वो तो इजराइल है ना। तो मसला ये कि उसकी गारंटी कौन देगा। तो ऑफ कोर्स ईरान भी क्लोजर चाहता है इसका, अरब्स भी क्लोजर चाहते हैं, अमेरिकन भी चाहते हैं, लेकिन इजराइल की गारंटी कौन देगा, दैट इज द प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स, मगर ये बात जो है हमें पूरी उम्मीद रहनी चाहिए। आई थिंक जो हमारी मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी है, जहाँ पे ऑफ कोर्स हम इंगेजमेंट कर रहे हैं विद ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व इन इट, जिसमें हम लीड कर रहे हैं विद तुर्की, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया, अब वो जो है वो किसी तरफ करवट बैठने जा रही है, और हम सबको उम्मीद होनी चाहिए कि वो we'll be able to secure a deal, if not in Islamabad, but by Islamabad, मैं कहता हूँ ना। And of course वो agreement कहीं भी हो, it would be Islamabad Accord,
क्योंकि सबसे बड़ी बात जो इसमें थी, जो मोमेंटम ऑफ वॉर तोड़ दिया ना पाकिस्तान ने, वही जीत है इसकी। और आप देखें कि सीज़फायर एक्सटेंड हो गया है, तो लेट्स बी होपफुल जी, और आगे देखें। इसे इकोनॉमिक्स डिक्टेट कर रही है पूरी वॉर को, एंड आई थिंक सबसे बड़ी रुकावट है इस जंग के खिलाफ वो पाकिस्तान है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स। जी हाँ, मैं इससे पहले डॉक्टर साहब भी इस पर कमेंट कर रहे थे। ज़ाहिर है डॉक्टर साहब की अपनी एक्सपर्टीज़ हैं और मैं आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, बट अगर मैं इसको एनालाइज करता हूँ इस वॉर को, तो इसी तरह करता हूँ कि मिलिटरली अमेरिका ने डोमिनेट किया है। ज़ाहिर है चाहे उनकी नेवी हो या उनकी एयर सुपीरियॉरिटी थी ईरान के मामले पर, और बड़ा अच्छा खासा डैमेज दिया है। जो असेसमेंट्स हैं वो आई एम श्योर डॉक्टर साहब ने भी उसकी असेसमेंट्स की होंगी कि ईरान 2-3 डेकेड्स पीछे चला गया है। अगर ईरान आज अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करे, इट विल टेक 20-30 years टू रीच हियर वेयर ईरान इज टुडे। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, मैं इसको ये समझता हूँ कि इकोनॉमिकली ईरान ने विन कर लिया दुनिया की इकोनॉमी को धचका लगा के, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी अमेरिका की तरफ देखती है, और मिलिटरली जो है वो उसको अमेरिका ने डैमेज किया ईरान को। सो अब अभी जिस तरह चिश्ती साहब भी बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है पूरी दुनिया में रिसेशन, बर्डन, इकोनॉमिक स्ट्रेस जो होगा, बट अब ज़रा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम आते हैं। अगर इफ़ यू वांट टू कमेंट अबाउट दैट यू कैन, बट मुझे ज़रा इसको भी डिस्कस करना है। ये जो लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया पाकिस्तान में, इसका जो मौजूदा वॉर की सिचुएशन है उससे कितना ताल्लुक़ है, और हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होने के बावजूद लोड शेडिंग क्यों हो रही है? लोगों के जहन में ये सवाल है। जी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चिश्ती साहब की आवाज़ मेरे तक नहीं पहुँच रही थी, मुझे पता नहीं कि उनके क्या कमेंट्स थे। पावर डिवीजन की बात कर लें। देखिए, मैं समझता हूँ कि जितनी भी वफाकी हुकूमत की डिविजन्स हैं, उनमें से जो पावर डिवीजन है वो सबसे ख़तरनाक तरीन डिवीजन। और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि पावर डिवीजन के पास इस वक्त ये पावर है कि वो पाकिस्तान की पूरी मईशत को, आप समझिए कि शदीद मुसीबत में डाल सकती। वो पाकिस्तान की मईशत को बैंकरप्सी की तरफ ले जा सकती। और पिछले कोई 25 साल से जो ट्रेंड, जो ट्रेजेक्टरी हम देख रहे हैं, आप सोचिए कि सन 2006 में जो गर्दिशी कर्जा है वो कोई 111 अरब का था, 111 बिलियन। आज जो पावर सेक्टर के अंदर बिजली और गैस का गर्दिशी कर्जा है वो लगभग 5000 अरब रुपए पे पहुंच गया। तो आप सोचिए 600-700 अरब रुपया सालाना की बुनियाद पे नुकसान करते हैं। पिछले 20-25 साल से कोई 15% कंपाउंडिंग रेट, हर साल 15% पे कंपाउंड होता है। और अगर इस तरह चलता रहा तो आप सोचिए अगले 3 साल में ये 8000 अरब रुपए पे पहुंच जाए, और 8000 अरब रुपए पे पाकिस्तान की पूरी मईशत जो है वो आप समझिए कि खतरे में पड़ जाती। अब जो बात समझ में नहीं आती वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास 45,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और जो समर की पीक है वो कोई 20-25-26 हज़ार से ऊपर नहीं जाती। हमारे पास कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, लेकिन पावर डिवीजन आगे हमें कहती है कि हम लोड शेडिंग करेंगे। तो रियली समझ से बाहर की बात है कि अगर आपके पास इतनी सारी बिजली अवेलेबल है, सरप्लस अवेलेबल है, तो फिर आप लोड शेडिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो वहाँ बताया ये जाता है कि शायद फ्यूल बहुत महंगा है। देखिए, एक हुकूमत दुकान चला रही है बिजली की, पूरे पाकिस्तान में जितनी बिजली पैदा होती है वो पहले हुकूमत खरीदती है, और फिर वही बिजली खरीदी हुई है वो बेचती है, और इस खरीदो फरोख्त में कोई 600-700 अरब का नुकसान कर देती है। अगर आप 25 साल से एक दुकान चला रहे हैं जिसमें मुसलसल 600-700 अरब का सालाना नुकसान कर रहे हैं, तो खुदाया उस दुकान को बंद कर दें, क्योंकि वो अखराजात, वो जो नुकसानात हैं वो तो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स ने पे कर रहे हैं। तो ये पावर डिवीजन को जब तक सीधी सिमत में नहीं लेके जाएंगे, आप सोचिए पाकिस्तान की पूरी मईशत जो है वो खतरे से खाली नहीं। ओके, ठीक है। सो आप ये कहते हैं कि ये बिजनेस गवर्नमेंट छोड़ दे और ये प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दे, ताकि पाकिस्तान को जो नुकसान होता है, जो लॉसेस होते हैं, उससे निकला जा सके। जी बिल्कुल। अगर आपसे दुकान नहीं चल रही, अगर आपने 700 अरब का नुकसान करना है, अगर आपने पिछले 20-25 साल में 5000 अरब रुपए का नुकसान कर दिया है, तो खुदाया आप हुक्मरानी करें। हुकूमत का काम बिजली खरीदना, हुकूमत का काम बिजली बेचना, हुकूमत का काम डिस्कोस चलाना, हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है। लेट द प्राइवेट सेक्टर डू दिस। ओके। तो ये सारा का सारा बोझ आप डाल देते हैं टैक्स पेयर्स के ऊपर,
उसके बाद फिर एफबीआर के ऊपर जो है वो गोलाबारी शुरू हो जाती है। जाहिर है आप ठीक कह रहे हैं, गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं और उसके बाद आम बंदे पर ही बर्डन होता है, हुकूमत पे भी क्या बर्डन होता है। यहाँ तो आपको पता है कि नई गवर्नमेंट आती है, वो अपनी नई पॉलिसीज़ के साथ शुरू कर देती है और ये सर्कुलर डेट हमारी दास्तान पिछले 20 साल से बनी हुई है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, प्राइम मिनिस्टर के 3 ममालिक के दौरे की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, क्या इससे सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना दुरुस्त है? क्योंकि अगले हफ्ते सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट मौसूल होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें जितना ज़्यादा हम इंगेज कर सकें अपने दोस्तों के साथ, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, तुर्की के साथ, और ऑन बोर्ड ले सकें उनको कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो बन रही है, मेरा ख्याल है उतना ही ज़रूरी है। पहली बात तो ये है। तो सऊदी अरब के साथ क्योंकि हमारा SMDA भी है, फाइनेंशियली भी वो अभी जैसे उन्होंने कहा है कि स्टेट बैंक वो हमारे पास $3 बिलियन का डिपॉजिट भी रख रहे हैं, 5 बिलियन को वो एक अनलिमिटेड टाइम के लिए वो एक्सटेंड कर रहे हैं, और उनको बताना भी ज़रूरी है कि किस तरह की सिचुएशन चल रही है और अभी क्या डेवलपमेंट और लेटेस्ट क्या है ईरान के ऊपर, क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर ज़ाहिर पता है ईरानी हमले हुए हैं। कतर के साथ मैं समझता हूँ ये जो हमारी एक इंगेजमेंट है ये बहुत ज़रूरी है और ये एक डिफरेंट नेचर में अब जा रही है, क्योंकि मुझे याद है जब ये जंग शुरू होने से पहले भी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर जो है वो कतर गए थे कुछ दिन पहले, तो वो भी एक जाना बताना ज़रूरी है। कतर के साथ एक नई जो है वो एक डायरेक्शन बनेगी, एक नया लिंक बनेगा, और GCC के अंदर मैं समझता हूँ जिस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं उस हवाले से। और तुर्की तो वैसे प्राइम मिनिस्टर अंतालिया फोरम जा रहे हैं वहाँ पे, और वो मेरे ख्याल ऑलरेडी उन्होंने कमिट किया हुआ था, तो इसकी रेलिवेंस इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स यहाँ पे हुई हैं इस वजह से भी बढ़ रही है, और पाकिस्तान के अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात भी इन मुल्कों से अच्छे हैं, तो मेरा ख्याल है अपडेट। चीमा साहब, मुझे ये बताइए, ये जो कतर का दौरा है 2-3 दिन में फाइनलाइज हुआ है, अभी लास्ट 2-3 डेज में ये डेवलपमेंट हुई है, क्या आपको लगता है कि वो भी हमारे किसी डिफेंस पैक्ट का पार्ट बन सकते हैं? देखिए, मुझे ज़ाती तौर पे तो नहीं लगता, और लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमारा कतर के साथ एक इंगेजमेंट होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो कंफर्ट एक सऊदी अरब को मिलती है इस चीज़ से कि, और मिडल ईस्ट में गई है जी कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट है, तो ईरान जो है वो उस बड़ा केयरफुल रहा है सऊदी अरब के हवाले से, और उसको बताया गया था कि केयरफुल रहना है, सिचुएशन इस तरह की है, और ईरान के हमारे अपने ताल्लुकात भी हैं, तो कतर की पोजीशन भी बहुत बेहतर हो सकती है इस सिचुएशन के अंदर। लेकिन क्या कतर इसमें आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इससे जारी बात है सऊदी अरब की इनपुट भी बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि सऊदी अरब के GCC किस तरह के ताल्लुकात हैं तमाम प्लेयर्स के साथ इंडिविजुअली, वो भी मैटर करते हैं इस तरह के दिफाई एग्रीमेंट के अंदर। तो ये आप कह रहे हैं कि इस डिफेंस पैक्ट का ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान की कतर के साथ रिलेशनशिप से नहीं है, बल्कि सऊदीया का इनपुट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। अली जैशी साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद भी जिक्र किया जो आज UAE का ईरान का कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ है, इससे पहले कतर और सऊदी अरब का भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है, क्या रीजनल लेवल पर भी किसी अंडरस्टैंडिंग का इम्कान है? क्योंकि ईरान इन ममालिक से अमरीकी अड्डों के खात्मे की बात करता है, और साथ में जो भी चीमा साहब ने बात की है कि जैसे मेरा सवाल था कि क्या कतर भी किसी डिफेंस पैक्ट का पार्ट बन सकता है, ही थिंक्स कि नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हो सकता, और उसमें सऊदी इनपुट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेरा ख्याल है शायद वो ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ से सिग्नल होगा तो ये शायद मैच्योर हो जाए बात। गो अहेड। जी, आई थिंक सऊदी वांट्स कतर टू बी पार्ट ऑफ दिस जो नया मुस्लिम ब्लॉक आप देख रहे हैं, पाकिस्तान, तुर्की एंड सऊदी अरेबिया, उसमें कतर इज अ वाइटल पार्ट। प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग, ऑफ कोर्स आपको पता है हमारा LNG कॉन्ट्रैक्ट है, एंड कतर भी अनाउंसिंग इकोनॉमिक एड पैकेज फॉर पाकिस्तान। अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स हमारी जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो हम बढ़ाएंगे उससे। इट्स एन ऑन गोइंग एफर्ट की, बट आपका जो सवाल है कि समाव के ये जो री इंगेजमेंट है पोस्ट और रीऑर्गेनाइजेशन है मिडल ईस्ट और गल्फ पोस्ट दिस वॉर, तो ये तो हो गई। अगर सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे बिफोर यस्टरडे, तो उन्होंने तो क्लियरली कह दिया है कि वी विल ओनली टेक डिसीजंस व्हिच आर इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, और ऑफ कोर्स वी विल लर्न एंड अनलर्न। दैट मीन्स कि ऑफ कोर्स द सऊदीज और द रीजन में एक कंसेंसस बनता जा रहा है कि अमेरिका इज कोर्स नॉट अ रिलायबल डिफेंस पार्टनर, और इट स्टार्टेड फ्रॉम, आपको याद होगा जो इजरायली अटैक ऑन कतर, मैं कहता हूँ ऑफ कोर्स दैट वाज अ स्टालिनग्राड मोमेंट फॉर इजराइल,
और उसके बाद से ही पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। आप देखेंगे कि ऑफ कोर्स आगे ये चीज़ें और स्ट्रेंथन होंगी। अमेरिकन किसी सूरत में एज अ प्राइमरी डिफेंस पार्टनर रहेंगे बिकॉज उनके एयर डिफेंस यूनिट्स हैं चीज़ें। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो डिप्लॉयमेंट भी हुई है सऊदी अरेबिया में, तो ऑफ कोर्स दैट वाज अ बेस व्हिच वाज प्रीवियसली यूज्ड बाय द अमेरिकन। तो पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स तो वो तो रिप्लेस कर दिया है सऊदी अरेबिया में इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन मैन पावर, बट ऑफ कोर्स क्या अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम होगा? मेरा नहीं ख्याल, बढ़ेगा, बिकॉज बहुत सारे जो गल्फ हैं वो आर नॉट यूनाइटेड ऑन वन स्टैंड। बट ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ, आप कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ेगा वहां पे, लेकिन डिफेंस के पैक्ट्स नहीं होंगे, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? जी नहीं, मेरे ख्याल से अमेरिकन रहेंगे एज अ प्राइमरी डिफेंस, बट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ गर्ल्स, मतलब आप देखिए कि प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन वो टू चाइनीज होंगी, टू पाकिस्तानी होंगी, ऑफ कोर्स मैन पावर्ड बाय पाकिस्तानी, एंड तुर्की मैन पावर। Qatar is very close to a deal. So would they be okay with well. Pakistani presence in Middle East? I think they're fine. They're fine with Pakistani. Of course, Pakistan is the most reliable defense partner for most of the Gulf states. I'm talking about US. US आपके ख्याल में इसको कैसे लेगा? नहीं, US would be fine. Do remember जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं, USA is a strategic partner of Pakistan as well. यही तो हमारी बात है कि of course we are good with Americans, with the Chinese. And Pakistan is seen as a reliable and a fair partner for all world powers. Right. Of course, जब पाकिस्तान की ये जो न्यूट्रलिटी है थ्रू इट्स मल्टी-वेक्टर फॉरेन पॉलिसी, यही तो हमारा कमाल है कि ऑफ कोर्स इन लास्ट ईयर एंड हाफ जो हमने ऑफ कोर्स जो अपना ट्रस्ट जीता है बाय डिलीवरिंग। और आपको याद रखना चाहिए पाकिस्तान ये एक छोटा मुल्क है, लेकिन उसकी इफादियत बहुत बड़ी थी। ऑफ कोर्स है वो सोवियत यूनियन को गिराना हो एज अ पार्टनर, वियतनाम वॉर में कंट्रीब्यूशन हो, चाइना यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशनशिप, और बाय द वे चाइना और ईरान रिलेशनशिप वाज पावर्ड बाय ऑफ कोर्स पाकिस्तान थ्रू इस्लामाबाद अकॉर्ड इन 1971, जिसके बाद 72 में शाह की बहन गई थी इन बीजिंग। तो ऑफ कोर्स तो पाकिस्तान इज देयर, ऑफ कोर्स पे जेनीवा अकॉर्ड्स थे। पाकिस्तान इज ट्रस्टेड बाय द रीजन एंड द ग्लोबल leader as a trusted and honest power broker and a middle power which delivers. और हमारा रोल देखिए ना, साउथ एशिया से निकल के अब वेस्ट एशिया पे चला गया और हमारा इन्फ्लुएंस एक्सर्ट हो रहा है। तो यू नो दिस इज ग्रेट टाइम टू बी अ पाकिस्तानी। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे फारूक भाई भी कह रहे थे, दिस हैज टू ट्रांसलेट इनटू ये जो फॉरेन पॉलिसी है इनटू इकोनॉमिक गेन्स फॉर द कॉमन पाकिस्तानी, और ये बड़ा क्रैक करना मुश्किल होगा। आई एम श्योर द लीडरशिप इज वेरी कॉम्पिटेंट, और वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा टू समहाउ ये जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, एक आम पाकिस्तानी को नौकरियां मिलें, उसकी बिजली सस्ती हो और कोर्स उसका जीना आसान हो। दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर आवर लीडरशिप। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को सेफ डिपॉजिट तो मिल जाएंगे, गल्फ से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के कितने चांसेस है, इस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा। और एक और डॉक्टर साहब सवाल ले लें, मैं चाहता हूं आप दोनों सवालों के जवाब फिर साथ ही दे दें बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने बात की है $100 बिलियन वाली, और कहा कि कुछ 10 बिलियन भी आ जाए, सो ये जो हमारा पैसा गया हुआ है इसके भी वापस आने के कितने चांसेस हैं कि लोग वापस पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें? जी, पहली बात तो ये है कि पिछली कई सालों में जो पहली जंग आप देख लीजिए जो 1979 वाली है, उस दौरान पाकिस्तान के अंदर टुडेज डॉलर में अगर गिने तो तकरीबन $65 अरब का इनफ्लो हुआ था। फिर जो 9/11 के बाद जंग थी, उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब थे, अगर टुडेज डॉलर में गिने तो उस दौरान तकरीबन $25 बिलियन का पाकिस्तान के अंदर इनफ्लो हुआ था। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सफारतकारी के हवाले से पाकिस्तान, आप सोचिए कि दुनिया भर के कैमरे जो हैं वो इस्लामाबाद के ऊपर फोकस थे, दुनिया भर के माइक्रोफोन जो हैं वो टिल्टेड थे इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन हमारे यहाँ माशी एतबार से पैसा बाहर निकला है, अंदर नहीं आया। जिसका आपने जिक्र किया कि UAE का तकरीबन $3.5 अरब, यूरो बॉन्ड का तकरीबन $1.4 अरब, तो $5 अरब के लगभग जो है वो इस जंग के दौरान पाकिस्तान से बाहर निकला है। अब हम तवक्को लगाए बैठे हैं कि $3 अरब कमिट किया है सऊदी अरब ने, लेकिन जो उनसे पहली जंगें हैं उसमें अगर आप सफारतकारी और मईशत का आपस में ताल्लुक देखें तो वो बहुत डिफरेंट, बेतहाशा डॉलर जो हैं वो वर्ल्ड बैंक से, IMF से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, कोalition सपोर्ट से सब पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं।
इस दफा पैसा पाकिस्तान से बाहर निकला है, पहली 2 जगहों में अंदर आया। अच्छा, वो $100 अरब वाली बात हमेशा करते हैं और मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तानी पिछले कोई 80 साल से यही बात कर रहे हैं। देखिए, इंसानी तारीख में ऐसी तो कोई एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करती कि लूटा हुआ पैसा कोई मुल्क वापस ले आए। अभी तो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर पाकिस्तान ये कमाल कर दिखाता है तो ये फिर इंसानी तारीख में पहली दफा होगा। अब ये ख्वाब देखना कि हमारा 100 बिलियन बाहर पड़ा है, उसमें से 10 अरब वापस आ जाए तो फिर हमारा क्या बनेगा, तो ये वो शेख चिल्ली की कहानी समझ लीजिए। लेकिन हम कोई एमनेस्टी भी अब नहीं दे सकते ना IMF की वजह से। देखिए, IMF के ऊपर हर चीज डाल देना, आप पॉलिसी अपनी बनाएं। IMF के पास पिछले 80 साल में कोई भी ऐसी एक एग्जाम्पल भी नहीं है जहां उन्होंने किसी मुल्क की मईशत को सीधी राह पे चला दिया। ओके, सो आप ये कहते हैं ये 10 अरब भी आपको आता दिखाई नहीं दे रहा जो 100 अरब मुल्क से बाहर गया हुआ है? देखिए, मैं सोचता हूं कि क्यों आएगा। जब आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो हाईएस्ट कोर्ट है, वो ये फैसला करती है कि FBR वालों के पास ये हक हासिल है कि वो किसी भी बिजनेस को नोटिस दिए बगैर उस पर छापा मार सकते हैं। अब आप सोचिए, कैपिटल इज वेरी सेंसिटिव। जो माल होता है वो तो खुशबू सूंघता है, वो भाग जाता है जहाँ पे ऐसे फैसले आते हैं, जहाँ पे ऐसी सिग्नलिंग की जाती है। आपको लगता है कि ये ख्वाब हमारा पूरा नहीं होने वाला? कमर चीमा साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड, क्या हम वाकई एक बड़े मुआहदे की तरफ हैं या सिर्फ एक ये आपको इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में क्या इसका परमानेंट सोल्यूशन निकल रहा है या फिर ये टेम्परेरी डीएस्केलेशन है? देखिए, मुझे लगता है कि जितने बड़े पैमाने पे मिसट्रस्ट है ना, कोई इतना ये भी नहीं सोचा जा सकता कि परमानेंट सोल्यूशन होगा, एक बात। और देखिए, ये बेसिकली तो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है, और आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है, फिर वो कंपटीशन मिडल ईस्ट के अंदर है। अमेरिका फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पीछे हट भी जाता है तो इजराइल और ईरान के आपस में ताल्लुकात तो ठीक नहीं होंगे। और दूसरी बात इसमें ये है कि इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल का भी सोचता है कि इस मुल्क में घुस गए, उसमें घुस गए, और अमेरिकन को वो भी ड्रैग करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि टेम्परेरी तो हमें एक स्पेस मिल रही है, लेकिन अगर ईरान इस चीज़ पे एग्री हो जाता है कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की तरफ भी नहीं जाएगा, एनरिच यूरेनियम को भी डाउन ब्लेंड करेगा, तो इजराइल को प्रॉब्लम इससे होगी, क्योंकि उसको पता है कि अब ईरान इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होगा, ग्लोबली मेन स्ट्रीम होगा। तो ये चीज़ शॉर्ट टर्म तो नज़र आ रही है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ईरान को अब बहुत ज़्यादा सिंपथीज भी मिलेंगी, क्योंकि ये जंग थोड़ी सेटल होने दें तो ईरान का वो जो एक सिंपथीज हैं कि उनके लोगों ने शहादतें दी हैं, ये खड़े रहे हैं, ये सब कुछ है, तो ये दोबारा जो इनका रेजिस्टेंस नेटवर्क है उसको बनाने में, तैयार करने में दे विल गेट मोर सपोर्ट। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो जाहिर बात है ईरान को अगर सपोर्ट मिल जाती है या फाइनेंशियल रेलिवेंट हो जाता है तो ठीक। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा, डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अली कामरान चिश्ती, आप तीनों का आपने अपना कीमती वक्त दिया, नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।